मित्रों नमस्कार। मैं AR मिश्रा इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा जीवन है, अगर हम अस्वस्थ हैं तो जीवन पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और जब स्वास्थ्य की बात हो और कैंसर जैसा शब्द आपको सुनने को मिले तो आप क्या, पूरी दुनिया परेशान हो जाती है। कैंसर जैसे शब्द को सुनते ही ऐसे लगता है कि सामने मौत खड़ी है। आदमी के सारे सपने तार तार होने लगते हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। लेकिन उसी समय जब आपको पता चले कि आप कैंसर की गिरफ्त में हैं, चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो, अगर सही डायग्नोसिस ली जाए और सही समय पर इलाज करवाया जाए तो मौत नहीं आ सकती। इसको क्योर किया जा सकता है। आज हमारे साथ हैं कैंसर विशेषज्ञ, कैंसर सर्जन डॉक्टर बिमलेश ठाकुर जी। आप दिल्ली के प्रसिद्ध सर गंगा राम हॉस्पिटल में सेवारत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मिश्रा जी मेरा स्वागत के लिए। मैं डॉक्टर बिमलेश ठाकुर हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल और स्टार कैंसर केयर में कैंसर की सुविधाएं उपलब्ध कराता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिश्रा जी का, मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जी। आरंभ में मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं या जो लोग इस वीडियो को देखें वो यह जान पाएं कि आखिर कैंसर की शुरुआत कैसे होती है। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आमतौर पर सबके मन में धारणा रहती है कि कैंसर मुझे क्यों हुआ और क्यों बना। ठीक है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो समय समय पर डेवलप होती हैं और समय समय पर वो डेड भी होती जाती हैं। और इस वजह से कई सेल्स जो हैं डिवाइड होते हैं और अपने समय के हिसाब से वो डेथ को भी जाते हैं। लेकिन कुछ एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जिनमें जेनेटिक म्यूटेशन होने के कारण वो सामान्य से ज़्यादा ग्रो करते हैं और अक्सर जिस समय उनकी डेथ होनी चाहिए जिस सेल की, वो डेथ नहीं होती है और वो लंबा डिवाइड होते जाते हैं और एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करते हैं शरीर में। तो किसी भी चीज़ का एक नियमित समय से या नियमित तरीके से डिवाइड ना होकर अनरेगुलेटेड ग्रोथ होने के कारण ये कैंसर बनता है और समय समय पे इसमें और बदलाव आते रहते हैं जिससे कि यही डेवलप होने के बाद शरीर में दूसरे कोशिकाओं में फैलता है। पहले लिम्फ नोड्स में और कुछ कैंसर्स में ब्लड के द्वारा पूरे दूसरे ऑर्गन्स में फैलता है। तो ये एक डायनामिक चेंजेस इसमें आते रहते हैं क्योंकि ये रेगुलरली अब नॉर्मली प्रोलिफरेट करता है। तो इसके कारण जो हमारे एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स हैं ये भी हैं और कुछ कारण हमारे जो हैं जेनेटिक आनुवांशिक जीन्स में भी हैं जो कि होते हैं और कुछ कारण ऐसे हैं जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते और हम जान नहीं सकते। किसी व्यक्ति को उसको लगता है कि वो कैसे समझे कि वो कैंसर की लक्षणों से जूझ रहा है या उसको कैंसर होना चालू हो गया है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा मिश्रा जी कि हमें लगता है कि कैंसर एक आधुनिक बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैंसर का ट्रीटमेंट आधुनिक हो सकता है लेकिन कैंसर तो सदियों से चलते आ रहा है। हमारे लिटरेचर में भी, हिंदी साहित्य में भी, बहुत ग्रंथों वगैरह में भी लिखा हुआ है कि कैंसर किस तरह से वो करता है। ठीक है, लेकिन इसको पहचान पाना और इसका सही ट्रीटमेंट हो पाना ये आज की टेक्नोलॉजी से और जो डेवलपमेंट है साइंस में, इसके कारण काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है और हमारे बहुत सक्सेसफुल भी हुआ है। तो इसीलिए हमें, जैसे हमारे शरीर में दूसरी क्रॉनिक बीमारियां हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसी तरह से कैंसर को भी एक क्रॉनिक डिजीज़ ही समझना चाहिए। और जिस तरह से हम अपने शुगर की ट्रीटमेंट जितनी जल्दी अगर हम शुरू करें और सही से कंट्रोल करें, उसी तरह हम कैंसर को भी जल्दी अगर डिटेक्ट करें और सही समय से उसका सही तरीके से इलाज कराएं तो हमें सबसे कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआती ही स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट करें। अनफॉर्चुनेटली कैंसर के ज़्यादा सिम्टम्स ऑब्वियस नहीं होते हैं क्योंकि ये अनरेगुलेटेड ग्रोथ करता है, दर्द नहीं करता है।
लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज़ में अगर होता है जहाँ पे ये कुछ लक्षण ये पैदा करता है, जैसे कि मुंह के छाले होना। यूजली आमतौर पर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या नॉर्मल कारणों के वजह से मुंह के छाले होते हैं 2 हफ्ते में भर जाते हैं, 2 हफ्ते के अंदर ही भर जाते हैं। लेकिन जो छाला जो काफ़ी समय से भर ना रहा हो तो हमें इस पे डाउट होना चाहिए, स्पेशली अगर इसमें दर्द नहीं है तो, पेनलेस अल्सर। ठीक है, शरीर में कोई और कहीं पे गांठ होना, एबनॉर्मल गांठ होना, और ख़ास तौर पे जिसमें दर्द ना हो, किसी एरिया में गांठ होना हो, वो हमें ये लक्षण है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। किसी भी साइड से हमारे शरीर के ब्लीडिंग होना, पेशाब के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते मुंह काला या उल्टी में ब्लड आना, ये एक लक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है। या बच्चेदानी के रास्ते मासिक धर्म के अलावा की भी ब्लीडिंग होना, ये सारी चीज़ें, या मीनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग होती है किसी को, तो ये सब लक्षण अलार्मिंग है और इसको हमें देखना चाहिए। हमारे सामान्य जीवन से कोई वेरिएशन, जैसे कि हमारे पाचन क्रिया में कोई प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, है ना, कब्ज़ और डायरिया, अगर ये दस्त ऑल्टरनेटली लगते हैं, आपके बाउल हैबिट्स में कुछ बदलाव आना, रीसेंट चेंज होना, ये भी एक लक्षण है। भूख ना लगना, वज़न कम होना, ये सारी चीज़ें, कोई हमारे शरीर में कोई लिम्फ ग्लैंड्स का बढ़ना, ये सब एक ये हार्मफुल साइंस है। आवाज़ में बदलाव आना या बैठ जाना अचानक, ये सब इम्पोर्टेंट है। जी। जैसे किसी व्यक्ति को पता चले कि उसको कैंसर है, तो वो सबसे पहली स्थिति जो होती है वो सदमे की स्थिति में होता है, और बहुत लोग उससे बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन फिर वो ओवरकम करता है और सोचता है कि हम इलाज कराएं। तो ये जो स्थिति होती है उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं और वो आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझदारी दिखाते हैं और आगे इलाज की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आपके हिसाब से, आप इसके एक्सपर्ट हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्या इलाज सचमुच इसका महंगा है? क्या शुरुआती लेवल पे अगर इलाज किया जाए तो कैसे और किस तरीके से लोग इसको कर सकते हैं? जी मिश्रा जी, आमतौर पर जब कैंसर किसी को डायग्नोज होता है तो पहला रिएक्शन तो शॉक ही होता है। ये एक जीवन को बदल देने वाला खबर होती है, तो ये केवल उसके लिए नहीं और उसके परिवार के लिए भी। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि ये हमारा शरीर है, और कैंसर का डायग्नोसिस होना एक इंडिकेशन है कि आपके शरीर को कुछ समय चाहिए और आपको अपना समय और ऊर्जा इसको देनी है, जिसको हम अब तक निगलेक्ट करते हैं। लेकिन जितनी जल्दी स्टेज में हम इसको डिटेक्ट करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए हम जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है और उतना ही हमारे पैसे की भी बचत होती है। और ट्रीटमेंट आज के ज़माने में इतना आधुनिक आ गया है कि इवन स्टेज 4 जो लास्ट स्टेज का कैंसर है, उसमें भी लंबा जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं कुछ केसेस में। लेकिन जो अर्लीस्ट केसेस हैं उसमें तो यूनिवर्सली ही हम बहुत अच्छा रिजल्ट पा रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर में अगर स्टेज 1 में है तो उसका 100% सर्वाइवल है। एक आमतौर पे मेरे और आपके जितना ही सर्वाइवल होगा उसका, अगर वो ट्रीटमेंट अपना कंप्लीट कराता है। वहीं अगर एडवांस स्टेज में जाता है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी वेरिएबल्स पे, उसमें भी अच्छा रिजल्ट उपलब्ध है, लेकिन पहले स्टेज से थोड़ा सा बुरा ही होता है, लेकिन उपलब्ध है। तो और कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू कराने के बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो अक्सर हमारे मरीज़ जो पहले उदास होते थे वो आके उल्टा हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप इतने उदास क्यों हैं? तो ये सफ़र मुश्किल है, लेकिन साथ में करने से आसान हो जाता है और उसके बाद जीवन आपको सुखमय ही रहता है। जी। क्या इसमें आप बता सकते हैं कि शुरुआती स्टेज में नॉर्मली अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो आम तौर पे मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, एक मिनिमम जो इनिशिएशन होता है कॉस्टिंग का, इलाज का, वो क्या हो सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है डिफरेंट कैंसर्स पे, डिफरेंट
स्टेज पे और डिफरेंट प्रोसीजर्स पे। यूजली जो बहुत पुराने कीमोथेरेपी के कॉस्ट आजकल काफ़ी कम हो गई हैं, दवाओं के कॉस्ट काफ़ी कम हो गई हैं और अच्छे दाम पर उपलब्ध है, तो जो कि आम आदमी के पॉकेट में भी फिट होता है। और सर्जरी का भी जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि जितना अर्ली स्टेज में हम उसको डिटेक्ट करते हैं, वो उतनी छोटी सर्जरी होती है और उतना ही सस्ता वो उसका इलाज होता है। एज एन एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी एक हमारा जो अगर निजी क्षेत्र में अगर पता करें तो यूजली 75,000 से लेके 50,000 से लेके 1 लाख तक के अंदर में ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी पॉसिबल है। और वही सरकारी हॉस्पिटल्स में या जो एडेड हॉस्पिटल्स है उसमें 30-40 हज़ार में भी हो जाता है और काफ़ी उपलब्ध है। मगर कीमोथेरेपी और जो आजकल की कुछ नई ड्रग्स हैं टारगेटेड थेरेपी, वो थोड़े से महंगे हो सकते हैं, लेकिन ये सरकार की तरफ से भी उसमें काफ़ी सहायता उपलब्ध है। कहने का मतलब ये है कि आम आदमी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। थोड़ी सी समस्या तो आएगी, मगर उससे निदान मिल सकता है और एक नया जीवन भी मिल सकता है। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका हम हमेशा ध्यान रखते हैं। आमतौर पर ये निगलेक्ट किया जाता है क्योंकि हमें मालूम है कि इस ट्रीटमेंट में सिर्फ आज का नहीं या आज से 6 महीने तक का इनको ट्रीटमेंट का कॉस्ट बियर करना है। तो हम उसको एक सही तरीके से अगर बजट करके चलते हैं, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है या जिनके पास इंश्योरेंस है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम बजट करके फाइनेंशियल काउंसलिंग करके और कुछ और आर्थिक सहायता कहीं से उपलब्ध है तो वो कराने की तरीके से हम ये कोशिश करते हैं। जिसमें हमें समय मिलता है उसमें आराम से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जी। नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है कैंसर, वो क्या क्या है? जी, क्योंकि मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट ही हूँ और मेरी ट्रेनिंग नॉर्थ इंडिया के सबसे बिजीएस्ट हॉस्पिटल जो लखनऊ में है उसमें हुई है। तो जो आमतौर पर हमारे देश में सबसे ज़्यादा कैंसर पाया जाता है वो मुंह का कैंसर है, ये मर्दों में, और महिलाओं में ब्रेस्ट का कैंसर है। जी, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर भी काफ़ी कॉमन है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कैंसर्स भी काफ़ी कॉमन है। तो इन कैंसर्स का हम इलाज करते आए हैं और जो इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं हम वो सारे कैंसर से ही डील करते हैं। मेरा कहना ये है कि जब भी हमें कोई एबनॉर्मल सिम्टम मिलता है हमें उसका तुरंत एक डॉक्टर से सहायता लेनी चाहिए और एक ऑन्कोलॉजिस्ट से ही परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ऑन्कोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए चेंजेस आते जा रहे हैं और जिसमें अपडेटेड एक जो है ऑन्कोलॉजिस्ट ही रह सकता है। तो अगर सही समय पे सही सुझाव मिले और सही इलाज की डायरेक्शंस दी जाएं, उनको रास्ता दिखाया जाए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सफलता हासिल हो सकती है। अगर किन्हीं को अंदेशा है, उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो भी इसके शिकार हों और वो अगर आपसे परामर्श लेना चाहे तो कैसे ले सकता है आपसे परामर्श? देखिए, मैं गंगाराम हॉस्पिटल और स्टार कैंसर केयर यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। गंगाराम हॉस्पिटल में आप कभी भी हमसे परामर्श ले सकते हैं। जिस प्रकार से हम एनुअल अपना ये फिटनेस टेस्ट कराते हैं, उसी तरह से हमारे प्लान में कैंसर स्क्रीनिंग भी एक होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे महिलाओं में 40 साल की उम्र के बाद मैमोग्राफी हर साल में कराना आवश्यक है, जिससे कि हमें ब्रेस्ट कैंसर जो है अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो जाए और उसका सही इलाज हो सके। ठीक है, उसी तरह से हमें सर्वाइकल कैंसर की भी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। 21 साल से जो ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं उनका पैप स्मीयर होना चाहिए, जिससे सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन हो। और स्पेसिफिक पॉपुलेशन में स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। जो अल्कोहलिक्स हैं उनको लिवर के अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है देखने के लिए कि उनके अंदर वो कैंसर डेवलप होता है। जो स्मोकर्स हैं उनको उसके हिसाब से अपना एक उम्र के बाद अपना चेस्ट एक्सरे या कम से कम एक लो डोज चेस्ट का CT स्कैन कराना चाहिए, जिससे कि उसको हम डिटेक्ट कर सकें अर्लीस्ट।
और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है कैंसर्स की, तो उनको इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए एक अपना जेनेटिक काउंसलिंग करवाना चाहिए, जिसमें डिसाइड किया जाए कि उनको किन कैंसर्स का रिस्क है और उनकी स्क्रीनिंग किस तरीके से होनी चाहिए, वो इंडिविजुअलाइज उनके हिसाब से की जाती है जी। और हमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कैंसर्स हैं जो प्रिवेंटेबल है, जिनको हम जैसे Prevent पोलियो कर को हमने जड़ से उखाड़ दिया, उसी तरह से कुछ कैंसर्स हैं जिसे हम जड़ से केवल उखाड़ सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर उनमें से एक ऐसी ये बीमारी है और इसके अगेंस्ट हमारे पास एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन उपलब्ध है, जो हमें सारी जो गर्ल्स हैं उनको देना चाहिए, जो 9 साल से ऊपर हो जाती हैं। पहले 9 साल से ऊपर की गर्ल्स को ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन देनी चाहिए, HPV वैक्सीन, जो हमें 6 तरीके के कैंसर से बचाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट सर्वाइकल कैंसर और दूसरे जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाता है। और एक वैक्सीनेशन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो हेपेटाइटिस बी से भी बचाता है और हेपेटाइटिस बी होने के कारण जो लिवर कैंसर होता है उससे भी प्रोटेक्शन देता है। तो ये 2 वैक्सीन है जो हमें अपने लिए ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। और हमारे रूटीन बॉडी टेस्ट में, बॉडी फिटनेस टेस्ट में, जो ब्लड टेस्ट में एक कैंसर स्क्रीनिंग भी होना चाहिए। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर बिमलेश ठाकुर जी से कैंसर के बारे में हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं और कैसी अपने भीतर जागरूकता रखकर इससे बचा जा सकता है। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं के कारण हर प्रकार के कैंसर से बचा भी जा सकता है, उसका इलाज भी किया जा सकता है। बस पहला कदम आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर बिमलेश ठाकुर जी से अगर कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और कोई भी आपके भीतर जिज्ञासा हो, इस बारे में कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। रोहिणी के सेक्टर 5 में स्टार कैंसर केयर है, जहां पे आप आकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, डॉक्टर साहब सर गंगाराम हॉस्पिटल में वहाँ भी कार्यरत हैं, तो वहाँ भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी दिन किसी और शख्सियत के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।